Jai Sri Swaminarayan. SSGM School CBSE runs by Sri Sahajanand Gurukul Mankuva heartily welcomes you to this online education platform. Students of class 9, today we are going to learn a new chapter in our English subject, that is chapter number 6. The name of the chapter is My Childhood. So this chapter is about one of the famous scientists and the Prime President of India, APJ Abdul Kalam. So this story is an extract from his biography, Wings of Fire. So the autobiography or biography of Abdul Kalam is known as Wings of Fire, which is written by APJ Abdul Kalam and Arun Tiwari. Okay, so APJ Abdul Kalam was born on 15th October 1931 and died on 27th July 2015. So he was the former president of India during 2002 to 2007. So this chapter is about some of the memories of childhood of APJ Abdul Kalam. So let us start the reading and explanation of this chapter that is given on page number 68 in our English textbook. So let us start. I was born in a middle class Tamil family in the island town of Rameswaram in the erstwhile Madras state. So he was born in a middle class Tamil family and where he born in an island town of Rameswaram, which is now in Tamil Nadu, but at that time it was in Madras state. Okay, so वो मद्रास स्टेट के रामेश्वरम जो एक आइलैंड टाउन है वहां पर उनका जन्म हुआ था, जो पहले रामेश्वरम का किस स्टेट के अंडर में आता था? मद्रास के, लेकिन अब वो तमिलनाडु स्टेट के अंडर में आता है. सो माई फादर जैनुल आब्दीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ. Despite this disadvantage, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. So now here APJ Abdul Kalam describes about his father, that what is the name of his father? Jainul Abdin. And here APJ Abdul Kalam told that her father did not get much education. Okay, so उसके पापा के पास इतना सारा एजुकेशन नहीं था, वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी उनमें क्या थी? एक ग्रेट विजडम थी, इनेट विजडम. विजडम मीन्स वाइज मैन, वो बहुत ही बुद्धिशाली इंसान थे. एंड अ ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट. जेनरोसिटी इट मीन्स काइंड हार्टेड, बीइंग अ काइंड पर्सन थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे. ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माय मदर आसिया अम्मा. सो उनको एक आइडियल हेल्पमेट मिली. आइडियल हेल्पमेट इट मीन्स, आइडियल मीन्स जिस तरह की होनी चाहिए एक आइडियल, उस तरह की जो जिस तरह से वो सोचते थे कि उसकी माँ कैसी हो, उस तरह की उसको मदर मिली जिसका नाम था आसी अम्मा. सो I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our town family put together. So here Abdul Kalam wants to tell that उनको ये नहीं पता कि उनकी फैमिली मेंबर्स के साथ कितने ज़्यादा लोग उनके साथ बाहर के आकर खाते थे. यानी कि उनकी मम्मी थी जो आशिया अम्मा मदर, वो बाहर के जो लोग थे, जो गरीब लोग थे जिनको खाना नहीं मिलता था, उनको खाना खिलाती थी. तो वो क्या कहते हैं कि हमारे फैमिली में जितने मेंबर नहीं थे उससे कहीं गुना ज़्यादा तो बाहर के लोग आकर हमारे साथ खाते थे. सो it means that she was too much kind-hearted. So I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. So here Abdul Kalam tells about himself that he was one of the many children. यानी कि वो उनके कहीं भाइयों बहनों में से एक थे
किसके जो उनके मदर फादर थे उनके। सो वो कैसे थे, अ शॉर्ट बॉय, यानी कि उनकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं थी और वो बहुत ही कॉमन दिखने वाले थे, इतना कोई हैंडसम या फिर गुड लुकिंग वो नहीं थे। जबकि उनके मदर पेरेंट्स थे वो कैसे थे, बहुत ही टॉल और हैंडसम्स थे। सो वी लिव्ड इन आवर एंसेंट्रल्स हाउस विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द 19th century। तो वो कहाँ रहते थे, इन देयर एंसेंट्रल्स टाउन्स, यानी कि एंसेंट्रल्स यानी कि उनके पुश्तों की, जो पुश्तियों की जो पुरख थे उनके, यानी कि उनके जो परदादा दादा, उनका जो मकान था, घर था, उसी में ही वो रहते थे। इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक ऑन द मॉस्को स्ट्रीट इन रामेश्वरम। तो वो कैसा मकान था, बहुत ही पुराना लेकिन बहुत ही पक्का, यानी कि बहुत ही मजबूत मकान था, जो किससे बना हुआ था, लाइमस्टोन यानी कि चूने के पत्थर से और ईंटों से बना हुआ ये मकान था, जो कहाँ था, मॉस्को स्ट्रीट इन रामेश्वरम, रामेश्वरम के मॉस्को स्ट्रीट में था। सो माय ऑस्टर फादर used to avoid all essential comfort and luxuries. However, all necessities were provided for in terms of food, medicine or clothes. Here the word austere, it means simple, strict and severe. Okay, so father कैसे थे उनके father, तो एक तो सिंपल भी थे, बहुत स्ट्रिक्ट और सिवियर भी थे। तो उसके फादर ने अपने बच्चों को अवॉइड रखा, यानी कि जो ऐसी जो एसेंशियल ना हो, जो ज़रूरत की ना हो, ऐसे सारे लग्जरियस थिंग्स और ऐसे सारे जो भी थिंग्स थी, कंफर्ट्स थी, उनसे अब्दुल कलाम को और उनके जो भी सिबलिंग्स थे उन सभी को उनके पापा ने क्या, दूर ही रखा है। जबकि जो ज़रूरत की चीज़ें थी, जैसे कि फूड्स था या फिर एजुकेशन था या फिर मेडिकल, क्लोथ, वो सब उनको बहुत ही अच्छी तरह से मिला है। सो इन फैक्ट आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, बोथ materially and emotionally. So here APJ Abdul Kalam tells us that his childhood was too good, यानी कि उनका चाइल्डहुड बहुत ही अच्छा गया है, बोथ मटेरियली और इमोशनली भी। ओके, सो द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ, इन 1939, व्हेन आई वॉज 8 year old। तब उनकी उम्र कितनी थी, सिर्फ 8 साल की थी, वो 8 साल के ही छोटे बच्चे थे जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। सो for reason I have never been able to understand a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. So वो इतने छोटे थे तो उनको ये समझ में नहीं आया कि इतने जल्दी वो समझ नहीं सके कि जो टेमरिंड सीड्स थे, टेमरिंड यानी कि इमली के जो बीज, इमली जो खट्टी इमली होती है उसके बीज की जो डिमांड थी वो अचानक से बढ़ गई। वो क्यों बढ़ी उसको वो समझ ही नहीं पाए, लेकिन वो क्या करते थे, आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप ऑफ ऑन मॉस्को स्ट्रीट। जो मॉस्को स्ट्रीट्स थी, जो गली थी, वहां पर वो क्या करते थे, ये सारे जो सीड्स थे टेमरिंड यानी कि इमली के जो बीज थे उसको कलेक्ट करके जो एक प्रोविजन शॉप थी उसके ऊपर वो बेच देते थे। सो a day's collection would fetch me the princely sum of 1 anna. So here what he want to tell that जो पूरे दिन का वो कलेक्शन करते जितना भी देते थे तो उनको कितना रुपया मिलता था, सिर्फ 1 आना। 1 आना यानी कि 6 पैसा, सिर्फ 6 पैसा। ओके, सो हियर प्रिंसली सम, इट मीन्स जनरस अमाउंट। तब के समय में बहुत ज्यादा उनको लगती थी, लेकिन आज हम देखें तो हमको लगता है क्या 1 आना यानी सिर्फ 6 पैसा ही मिला होगा। सो दिस इज आयरोनिक, यू नो, वी कैन से दिस इज आयरोनिक, क्योंकि हम अभी देखें तो सिर्फ 6 आना एक मामूली इनकम, अभी तो चलता भी नहीं है, ठीक है, लेकिन तब के समय में ये बहुत ही ज्यादा उनके लिए थी, उनके लिए ये बहुत ही खुशी, प्राइड मूवमेंट थी। ओके, सो आगे देखते हैं क्या है। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन would tell me the stories about the war, which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani. So Dinamani is a daily newspaper of Tamil Nadu, and his brother-in-law, क्या जो brother-in-law था
व्हाट इज द नेम ऑफ हिज ब्रदर इन लॉ, जलालुद्दीन। तो जलालुद्दीन उनको क्या, अब्दुल कलाम को क्या कहता था, अबाउट द स्टोरीज ऑफ वॉर, जो वॉर की स्टोरी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, क्या हुआ, किस तरह से अलग अलग जो देश थे वो लड़े थे, उनकी जो स्टोरी थी वो डेली उनको कहता था। और वही सारी बातें वो किस में पढ़ते थे, जो ये तमिल न्यूज़पेपर था दिनामणि, उसके अंदर वो ही सारी न्यूज़ वो पढ़ते थे। सो आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वाज completely unaffected by the war. So वो कहाँ पर रहते थे, रामेश्वरम में। और रामेश्वरम एक आइलैंड टाउन है जो कि हमारे सदर्न जो भी ओशंस है, यानी कि जो दक्षिण में जो हमारा हिंद महासागर है उसके अंदर आया हुआ है। श्रीलंका और भारत के जो तमिलनाडु स्टेट है उनके बीच में एक ये टाउन, आइलैंड टाउन है, उसके अंदर रहते थे। सो ये एक अलग ही पड़ता था, आइसोलेटेड था, इसलिए उसके ऊपर कोई वॉर की इफेक्ट नहीं हुई थी। बट सून इंडिया वॉज फोर्स्ड टू ज्वाइन द एलाइड फोर्सेस एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड। लेकिन जैसे ही भारत को फोर्सफुली ज्वाइन करना पड़ा एलाइड फोर्स, तो एलाइड फोर्स क्या है, so allied forces means the armies of UK, United Kingdom, USA, United States of America and Russia during the Second World War। तो वर्ल्ड वॉर के दौरान दो अलग अलग जो पार्टीज होती थी युद्ध करने वाली, तो दो अलग अलग ग्रुप्स होते थे। उसमें एक ग्रुप में कहीं जो भी देश थे वो थे और दूसरे ग्रुप्स में भी कहीं देश थे। तो ये जो अलाइड फोर्सेस का ग्रुप था इसमें यूके, यूएसए और रशिया के जो देश थे उनकी सेनाएं थी और वो साथ होकर जो सामने वाला ग्रुप था उसके साथ युद्ध कर रही थी। तो भारत को भी फोर्सफुली इसमें ज्वाइन होना पड़ा। तो इसी वजह से क्या हुआ कि उनके स्टेट यानी कि जो रामेश्वरम था वहां पर भी एक इमरजेंसी जैसी सिचुएशन आ गई, यानी कि कर्फ्यू लगा दिया गया। The first casualty came in the form of the suspension of the train halt at Rameshwaram station. So पहली कैजुअलिटी एक दुखद जो भी हम कह सकते हैं इंसिडेंट क्या हुआ, एक तो जो रामेश्वरम है वो किस बीच में आया था, तो रामनाथपुरम और धनुषकोडी उसके बीच में है। सो जो ट्रेन आती थी वो पहले क्या होता था कि रामेश्वरम पर होल्ड यानी कि स्टॉप होता था, लेकिन ये जो इमरजेंसी आई थी वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से, तो उससे क्या हुआ कि इमरजेंसी आने की वजह से रामेश्वरम में जो होल्ड था उसको क्या कर दिया, सस्पेंड यानी कि कैंसिल कर दिया गया और ट्रेन सीधा धनुषकोडी जाने वाली थी। सो द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and Dhanushkodi। So क्या हुआ कि इसकी वजह से जो ट्रेन होल्ड कैंसिल कर दिया गया उसकी वजह से जो न्यूज़पेपर आते थे वो जो बंडल थे न्यूज़पेपर के उसको चलती हुई ट्रेन में से ही फेंक दिया जाता था। सो दैट फोर्स माई कजन शमसुद्दीन, तो शमसुद्दीन था वो क्या करता था, तो न्यूज़पेपर सारे डिस्ट्रीब्यूट करता था। वहां से जो न्यूज़पेपर आते थे बंडल उसको वहां पूरे रामेश्वरम में डिस्ट्रीब्यूट करता था। तो रामेश्वरम को फोर्स क्या करना पड़ा, वो डिस्ट्रीब्यूट द न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स एंड एज इफ नेचुरली आई फील द स्लॉट यानी कि कोई जगह किसी काम के लिए हम उपयोगी हो सकें, तो यूजफुल हो सके, इट मीन्स स्लॉट। तो जो क्या हुआ फिर कि शमसुद्दीन को किसी ऐसे एक इंसान की, एक व्यक्ति की जरूरत थी जो ये बंडल्स जो फेंके जाते थे चलती हुई ट्रेन में से तो उसको पकड़ सके, और उसके लिए एपीजे अब्दुल कलाम फील्ड, ये जो जगह थी वो फील्ड कर दी और वो एकदम फिट हो गए इसमें। और वो ऐसे जो न्यूज़पेपर के बंडल थे वो जिस तरह से चलती हुई ट्रेन में से फेंकते थे उसको वो पकड़ने का उनको काम मिला। सो शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस, तो शमसुद्दीन के द्वारा उनको पहली बार ऐसे काम मिला जिसकी वजह से वो कुछ कमा सके वेजेस। हाफ अ सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। सो जब ये लिख रहे थे बुक तब उनको
यानी कि आफ्टर हाफ सेंचुरी, यानी कि 50 सालों के बाद भी आज भी जब वो इसको सोचते हैं, ये बात याद करते हैं बचपन की, तो उनको क्या होता है, एक प्राइड फीलिंग होता है कि मैंने अपनी तरह से कुछ अचीवमेंट किया था, अपनी तरह से मैं कमाना स्टार्ट किया था. सो एवरी चाइल्ड इज बोर्न विथ सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक इनटू अ स्पेशल सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट. सो हर एक बच्चा होता है वो कुछ सीख के आता है, अब इनहेरिटेड यानी कि वारसे में, अपने पेरेंट्स के पास से, अपने जेन्स में से एक अलग कुछ सेम टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि एक स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक और इमोशनल एनवायरनमेंट में उसको मिलती है, और उस तरह से वो ट्रेंड होता है. एंड ट्रेन इन अ सर्टेन वे बाय फिगर ऑफ ऑथोरिटी. और वो जब जन्म लेता है उसके बाद फिगर ऑफ ऑथोरिटी, इट मीन्स अ पर्सन हु ऑर्डर्ड समवन, जो एक इंसान है वो दूसरे इंसान को जो क्या करता है, ऑर्डर देता है, उसके ऊपर रेइंग करता है, तो उसको फिगर ऑफ ऑथोरिटी कहते हैं. तो यहाँ पर फिगर ऑफ ऑथोरिटी एपीजे अब्दुल कलाम के लिए कौन था, तो उसके पेरेंट्स. तो यहाँ पर अब्दुल कलाम कहते हैं कि हर एक बच्चा का फिगर ऑफ ऑथोरिटी अलग होता है और उस तरह से उसको ट्रेन करते हैं, तो उनके लिए उनके पेरेंट्स फिगर ऑफ ऑथोरिटी थे. So I inherited honesty and self-discipline from my father. तो उनके फादर के पास से उनको क्या मिला, एक थी ऑनेस्टी, सच्चाई, और सेल्फ डिसिप्लिन. ओके, सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर, उनके फादर के पास से ये मिला. देन आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस. तो गुडनेस, अच्छाई में बिलीव करना, एंड डीप काइंडनेस, बहुत ही अच्छा बनना, बहुत ही हम कह सकते हैं कि काइंड बनना, फ्रॉम एंड सो डिड माई 3 brothers एंड सिस्टर फ्रॉम माई मदर. यानी कि उनकी मदर के पास से क्या सीखा कि सच्चाई में बिलीव करना, अच्छाई में बिलीव करना, अच्छा बनना, ऐसा उन्होंने अपनी मदर्स के पास से सीखा था. काइंडनेस, ओके, डीप काइंडनेस, एंड सो डिड माई 3 brothers एंड सिस्टर. और इसी तरह से हम जो 3 brothers और सिस्टर थे उन्होंने भी यही सीखा था. सो आई हैड 3 close friends in my childhood. So now here APJ अब्दुल कलाम डिस्कस अबाउट हिज फ्रेंड्स. ओके, तो यहाँ तक फैमिली की बात की, अब उनके फ्रेंड्स के बारे में वो बता रहे हैं. सो आई हैड 3 close friends in my childhood. उनके चाइल्डहुड में 3 उनके बहुत ही नज़दीक के दोस्त थे. एक थे रामानाथा शास्त्री, फिर अरविंदन एंड शिव प्रकाशम. All these boys were from orthodox Hindu Brahmins family. वो तीनों थे वो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स, यानी कि अ पर्सन हु फॉलो इज रिलीजियन स्ट्रिक्टली, जो बहुत ही स्ट्रिक्टली अपने रिलीजियन धर्म को फॉलो करते हैं. वैसे 3 हिंदू ब्राह्मण्स फैमिली के ये जो तीनों फ्रेंड थे वो अब्दुल कलाम के बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे. As a children, none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious difference and upbringing. तो बचपन के दौरान हम में से किसी ने भी ऐसा भेदभाव नहीं सीखा था हमारे पेरेंट्स के पास रिलेटेड टू द डिफरेंस ऑफ रिलीजन और अपब्रिंगिंग, यानी कि अपने धर्म और हमारे उछेर, जो अपब्रिंगिंग यानी कि हमारी जो ट्रीट होती है, हमारा बचपन जिस तरह से हम बड़े होते हैं, तो उस दौरान हमने किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं सीखा है, हमने किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं सीखा है, यानी कि हम सभी एक ही जैसे हैं, ऐसे हमारे पेरेंट्स ने हमको बड़ा किया है, हमको सिखाया है. ऐसा क्या ऐसा अब्दुल कलाम यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि उनके बीच में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था रिलेटेड टू द रिलीजियन और कम्युनल. ओके, सो इन फैक्ट Ramanatha Shastri was the son of Pakshi Lakshmana Shastri, the high priest of the Rameswaram temple. In fact यानी कि फिर भी रामानाथा शास्त्री वो कौन थे, was the son of पाक्षी लक्ष्मणा शास्त्री. अब ये पाक्षी लक्ष्मणा शास्त्री कौन थे, the high priest of the Rameswaram temple. So Rameswaram temple is one of the famous temple of Rameswaram and also of our India. तो रामेश्वरम टेम्पल बहुत ही फेमस टेम्पल है. वहाँ के जो प्रीस्ट थे, हाई प्रीस्ट यानी कि जो पुजारी थे, उनका नाम क्या था, पाक्षी लक्ष्मणा शास्त्री. जो पंडित थे उनके बेटे का नाम था
क्या था, रामानंद शास्त्री, यानी कि जो अब्दुल कलाम के जो दोस्त थे बहुत ही अच्छे, उनमें से एक थे रामानंद शास्त्री, जो कि जिनके पापा क्या थे, पुजारी थे, जो रामेश्वरम टेम्पल था उसके। सो लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर, यानी कि फिर वो जो रामानंद शास्त्री थे उन्होंने क्या किया, आगे जाकर उन्होंने अपने पापा की जो प्रीस्ट की जो भी डिग्री थी, यानी कि प्रीस्ट का जो वर्क था, जो पूजा करना, पुजारी थे, वो फिर अपने पापा के पास से ले लिया और वो पुजारी बन गए उस मंदिर के, रामेश्वरम टेम्पल के। फिर अरविंदन ने क्या किया, वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। तो जो भी पिलग्रिम्स यानी कि जो भी घूमने के लिए आते थे यात्री, उनके लिए क्या करना, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि व्हीकल्स का अरेंजमेंट करना और ट्रांसपोर्टिंग का बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया। एंड शिव प्रकाशन, तीसरे जो दोस्त थे वो क्या बन गए, बिकम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सदर्न रेलवेज। तो जो सदर्न रेलवेज थी उसमें कॉन्ट्रैक्टर बन गए, किसके, कैटरिंग यानी कि खाना बनाना और वो सब मैनेजमेंट करना खाने की, उनके कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने लेने स्टार्ट कर दिए। सो ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी, our family used to arrange boards with a special platform for carrying idol of the Lord from the temple to the marriage site। तो एनुअल यानी कि जो वार्षिक एक सेरेमनी होती है वो क्या था, तो सीताराम कल्याणम, कल्याणम इज अ कल्याणम उत्सव जिसको कहते हैं। इसके अंदर क्या था, ये एक तरह से मैरिज फंक्शन था, मैरिज फेस्टिवल था। किसकी मैरिज, तो भगवान श्री राम और सीता मैया की फिर से रीडिपिक्शन यानी कि उनकी शादी करवाई जाती थी फिर से। तो ये पूरा वहां पर एक फेस्टिवल था, एक त्योहार था। तो वो जो वार्षिक एनुअल यानी कि जो सालाना जो ये एनुअल फंक्शन होता था, उसके अंदर एपीजे अब्दुल कलाम और उनकी फैमिली क्या करती थी, सो आवर फैमिली यूज्ड टू अरेंज बोर्ड्स, तो उनके लिए बोर्ड्स की अरेंजमेंट करती थी विथ अ स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ द लॉर्ड्स फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट। तो उनके लिए बोर्ड्स की अरेंजमेंट करती थी। अब वो बोर्ड में क्या करते थे, एक स्पेशल ऐसा क्या बना देते थे, प्लेटफॉर्म बना देते थे, जिसके ऊपर वो जो आइडल्स ऑफ लॉर्ड यानी कि हमारे भगवान की जो मूर्तियां थी, भगवान श्री राम और सीता जी की और दूसरी सारी जो लॉर्ड्स भगवान की मूर्तियां थी, उसको ले जाया जाता था। कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइड, यानी कि जहां पर ये मैरिज फंक्शन होने वाला था वहां पर ले जाने के लिए उनके वो बोर्ड्स का अरेंजमेंट करते थे और उनके ऊपर एक स्पेशल प्लेटफॉर्म बनाते थे। सो वी कैन फाइंड दैट नथिंग, यानी कि यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता था रिलेटेड टू रिलीजियस फैक्ट। ओके, तो रिलीजियस धार्मिक तौर पर वहां पर रामेश्वरम में किसी भी प्रकार का लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जाता था, सभी एक तरह के ही माने जाते थे। सो सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड राम तीर्थ विच वॉज नियर अवर हाउस। तो कहाँ पर ले जाया जाता था, मैरिज साइट पर। तो ये मैरिज साइट कहाँ थी, इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड, जो तालाब थी, जो सरोवर था, उसके बीच में वो लोकेशन थी। और वो लोकेशन क्या थी, रामा तीर्थ जिसको कहते हैं, रामा तीर्थ उस लोकेशन का नाम था और वो अब्दुल कलाम के घर के बहुत ही पास थी। सो इवेंट फ्रॉम द रामायणा एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रोफेट were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family। तो जो रामायण, जो हमारी एक महाकाव्य है, जो रामायण है, जो एक बड़ा, बहुत ही बड़ा एक रामायण कथा है, उसकी जो स्टोरीज थी और जो प्रोफेट, जो मुस्लिम कम्युनिटी का जो ग्रंथ है, उसकी जो भी स्टोरीज थी, वो अब्दुल कलाम की मदर और उनकी ग्रैंड मदर थी, वो उनको रात को सुलाते वक्त उनको सुनाती थी। यानी कि उनको सिर्फ उनके ही धर्म की नहीं, लेकिन दूसरे धर्म की भी सारी कथाएं उनको सिखाई जाती थी। यानी कि किसी भी प्रकार का उनके साथ धार्मिक तौर पर
भेदभाव नहीं किया जाता था, यानी कि उनका बचपन था वो बहुत ही अच्छा था, वो किसी भी प्रकार के धार्मिक भेदभाव में नहीं मानते थे, भले ही वो धार्मिक तौर पर ऑर्थोडॉक्स हो, रिजिड, स्ट्रिक्ट हो, यानी कि अपने धर्म को अच्छी तरह से पालते हो, लेकिन दूसरे धर्म के प्रति किसी भी प्रकार का जेलसी या फिर किसी भी प्रकार का भेदभाव उनको नहीं सिखाया जाता था। सो वी स्टॉप हियर, we discuss more about this chapter in our next video. So I hope that you are clear to this points. So still that, thank you so much. Jai Sri Swaminarayan.